हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्यकालीन भारत का अगला टॉपिक, जिसमें हम मराठा साम्राज्य के बारे में अच्छे से कवर करेंगे। तो इसमें जो सबसे मेन टॉपिक है वो है छत्रपति शिवाजी के बारे में, और आगे उनके उत्तराधिकारी के बारे में देखेंगे और उनकी प्रशासनिक राज व्यवस्था को देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मराठों का उदय, छत्रपति शिवाजी। तो मराठा जो है राज्य दक्षिण में विजयनगर के पतन के पश्चात स्थापित प्रथम हिंदू राज्य था। इससे पहले था विजयनगर, ठीक है। बाकी जो हमारा प्राचीन भारत का इतिहास है उसमें हमने अच्छे से कवर किया है विजयनगर का इतिहास का पूरा टॉपिक। हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके दे सकते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में। बाकी जो मध्यकालीन भारत की सीरीज चल रही थी उसके एक या दो टॉपिक और रह गए हैं, उसके बाद हम आधुनिक भारत को कवर करेंगे। तो मराठों का उदय, छत्रपति शिवाजी। मराठा दक्षिण में विजयनगर के पश्चात स्थापित प्रथम हिंदू राज्य था। मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी 1627 से 1680 ईस्वी, ठीक है। तो इनका जन्म 1627, तो ये पूरा प्रॉपर है। मराठा साम्राज्य के द्वितीय जनक कौन थे? पेशवा बालाजी। तो इनको द्वितीय जनक माना जाता है। जहाँ जहाँ इनका ये एम्पायर रहा ये आप देख सकते हैं। आगे अब देखिए छत्रपति शिवाजी के बारे में, यही मेन इनका ही टॉपिक सबसे ज़्यादा मेन है। बाकी इनके उत्तराधिकारी के बारे में हम देखेंगे। छत्रपति शिवाजी 1627 से 1680 ईस्वी। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1627 में पुणे में शिवनेरी दुर्ग में हुआ। शिवनेरी देवी का नाम पर इनका नाम रखा गया। शिवनेरी देवी के नाम पर इनका नाम शिवाजी रखा गया। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले तथा माता का नाम जीजाबाई था। तो शिवाजी के पिता तो ये किस वंश से संबंधित थे? सिसोदिया वंश से संबंधित थे। शिवाजी की माता ये देवगिरी की यादव वंश से संबंधित थी। दोनों ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि किस किस वंश से संबंधित थे। और शिवाजी के गुरु कौन थे? समर्थ रामदास, ये शिवाजी के गुरु थे। तो माता का नाम, पिता का नाम इम्पोर्टेंट है और किस वंश से संबंधित है ये भी। आगे शिवाजी का विवाह। तो छत्रपति शिवाजी का विवाह देखिए, पहला जो विवाह हुआ इनका वो हुआ साईबाई नीलांबकर के साथ इनका विवाह हुआ। उत्पन्न पुत्र हुए थे संभाजी। दूसरा विवाह इनका हुआ सोयरबाई से। इसमें जो उत्पन्न पुत्र थे वो थे राजा राम थे, ठीक है। आगे देखिए छत्रपति शिवाजी का राज्य अभिषेक। तो यहाँ से इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया, फिर अगले अपने सैन्य अभियान किए और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। छत्रपति शिवा का राज्याभिषेक 1674 को शिवाजी ने रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक करवाया। यही इनकी राजधानी भी रही, रायगढ़। राज्याभिषेक वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट के द्वारा किया गया। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी, ये आपको अभी बता ही दिया। राज्याभिषेक के समय शिवाजी ने तांबे का शिवरई और सोने का हूण सिक्का जारी किया। गंगा भट्ट आगे चलकर राजपुरोहित बने। गंगा भट्ट जिन्होंने राज्याभिषेक करवाया था, यही आगे चलकर इनके राज्य पुरोहित भी बने थे। उपाधि देखिए, छत्रपति, यवन, प्रडोकक, क्षत्रिय और हिंदू पातशाही। तो इनकी कुछ उपाधियां हैं। 1674 में पश्चिम में मराठा साम्राज्य की नींव इन्होंने रखी थी, छत्रपति शिवाजी ने। अब देखते हैं अष्टप्रधान मंडल की स्थापना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शिवाजी थे इन्होंने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को अच्छे ढंग से चलाने के लिए अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की थी। अष्टप्रधान मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पूछते हैं, इसमें 8 जो इनके मेन मंत्री या सदस्य थे। सबसे पहले देखिए पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश। तो ये 8 थे, ठीक है, जो इनकी प्रशासनिक व्यवस्था चलती थी। तो इसमें ये 8 प्रमुख थे जिससे इनकी प्रशासनिक व्यवस्था चलती थी। इनके कौन कौन से कार्य थे उसको भी हम देख लेते हैं। अष्टप्रधान मंडल की स्थापना। तो देखिए सबसे पहले जो आपको बताया पेशवा, राजा के प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो प्रधानमंत्री के समान था।
उसे पेशवा कहते थे। अमात्य, वित्त मंत्री जो राजस्व संबंधित मामले देखता था। मंत्री, राजा के दैनिक कार्यों का ब्यौरा रखता था। सचिव, तो राजा के पत्र व्यवहार, शाही मोहर और दफ्तरी काम करवाता था। तो ये हो गए 4 अष्टप्रधान मंडल के, ये 4 सदस्य हो गए। अब हम देखते हैं आगे 4 सदस्य, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सुमंत, ये राजा का विदेश मंत्री होता था जो कि विदेशी मामले देखता था। सेनापति, सैनिक प्रधान जो सेना और रक्षा का प्रबंध करता था। पंडित राव, दान का अध्यक्ष होता था जो धर्म और शिक्षा से संबंधित कार्यों का संचालन करता था। न्यायाधीश, कानूनी मामलों का निर्णायक और न्याय प्रदान करता था। तो ये अष्टप्रधान मंडल कहते हैं। अब हम देखते हैं आगे छत्रपति शिवाजी की सैन्य अभियान, जिससे इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। 1657 में शिवाजी ने कोंकण को जीता। ठीक है, ये इसमें ये सब राज्य आते थे। कल्याण व भिवंडी पर अधिकार करने के बाद वहाँ पे नौसैनिक अड्डा बना लिया। इस समय शिवाजी 40 दुर्गों के मालिक बन चुके थे 1657 तक। ठीक है, कोंकण को जीतने के बाद। तो ये इनका कोंकण अभियान इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सूरत की पहली लूट, ये भी इनके सैन्य अभियान के अंतर्गत आते हैं। 1664 ईस्वी में शिवाजी ने मुगलों के बंदरगाह सूरत पर धावा बोला। फौजदार इनायत खां को भाग खड़ा हुआ। इस घटना का जो जिक्र है डच तथा अंग्रेज़ों ने अपनी लेखों में भी लिखा हुआ है, जो कि शिवाजी की पहली सूरत की लूट थी। ठीक है, उन्होंने सूरत को लूटा, जो कि मुगल बंदरगाह इम्पोर्टेंट है। आगे पुरंदर की संधि, तो ये देखिए किन किन के बीच हुई थी। ये हुई थी छत्रपति शिवाजी और राजा जयसिंह प्रथम के बीच में हुई थी। तो ये थी क्या, ये संधि 11 जून 1665 को जयसिंह प्रथम और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में हुई। पुरंदर की संधि जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, संधि के अनुसार शिवाजी को 23 किलो, ठीक है, 23 किले मुगलों को देने पड़े। ये औरंगजेब की तरफ से था, तो 23 किले मुगलों को देने पड़े। इस संधि के अनुसार उन्हें अपने पास सामान्य आय वाले 12 किले रखने का अधिकार हुआ। ठीक है, ये संधि इन्होंने मानी थी शिवाजी ने। साथ ही बीजापुर के साथ मुगलों की सहायता भी करनी थी। बीजापुर के साथ अगर युद्ध होता है तो उसमें मुगलों की सहायता भी करने का इन्होंने निर्णय लिया, और ये भी ये माने। अब देखते हैं आगे शिवाजी ने मुगल सेना में, ठीक है, 5000 सैनिक देने का भी वादा किया। ठीक है, मुगल साम्राज्य की सेवा करने के लिए इन्होंने अपने मराठा 5000 सैनिक देने का भी वादा किया पुरंदर की संधि के अनुसार। साथ ही इन्होंने ये भी कहा ये अपने बेटे संभाजी को मुगल सेना में सेवा करने के लिए भी भेजेंगे। 1670 में शिवाजी ने पुरंदर की संधि का उल्लंघन करते हुए मुगलों को जो किले दिए थे उसमें से इन्होंने 23 किलों को जीत भी लिया था 1670 में। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण संधि थी छत्रपति शिवाजी और राजा जयसिंह प्रथम के बीच में हुई थी। ये संधि इम्पोर्टेंट है कि इनके बीच में आखिर में हुआ क्या था। आगे अन्य दुर्गों पर विजय। 1672 में शिवाजी ने पनहाला दुर्ग को बीजापुर से छीना। पाली और सतारा दुर्ग पर भी इन्होंने अधिकार किया। शिवाजी के विजय अभियान को रोकने के लिए औरंगजेब ने महावत खां, यहाँ पे खां आएगा, और बहादुर खां को भेजा। 1674 में शिवाजी ने सभी किलों पर अधिकार कर लिया जो कि पुरंदर की संधि के तहत मुगलों को दिए गए थे। शिवाजी ने अपने भाई संता को उन विजित प्रदेशों का प्रभारी बनाया। प्रशासनिक कार्य रघुनाथ नारायण हनुमंते वो देखते थे। ठीक है, तो ये इनका अन्य दुर्गों पर कैसे विजय हुआ और उन्होंने विजित प्रदेश अपने भाई संताजी को दिए। आगे अंतिम अभियान, तो इनका अंतिम अभियान कौन सा था? 1677 तक का शिवाजी का कर्नाटक अभियान जो था वो अंतिम अभियान था। कर्नाटक अभियान में शिवाजी ने जीजी, मदुरै, वेल्लोर और तमिलनाडु के लगभग 100 किलों को जीता। दक्षिण भारत की राजधानी जीजी थी। ठीक है, दक्षिण भारत की उन्होंने राजधानी जो बनाई वो जीजी थी। कर्नाटक अभियान से लौटने के पश्चात
बीमार होने के कारण 1680 में इनकी मृत्यु हो गई। इससे पहले जो हमारी वीडियो आई थी वो थी सूफी और भक्ति आंदोलन के बारे में, और उससे पहले जो थी शेरशाह सूरी के बारे में हमने बहुत अच्छे से किया है, सूर्यवंश, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। बाकी इन सभी वीडियो का जो लिंक है आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। शिवाजी की विजय तिथियाँ, जो इनकी प्रमुख विजय रही उसको भी देख लीजिए एक स्थान में, फटाफट इसे रिव्यू कर लीजिए। सिंहगढ़ का किला 1643 में जीता, तोरण विजय 1646 में, चाकण विजय 1647 में, पुरंदर संधि 1654 में, जावली विजय 1656 में, कोंकण विजय 1657 में, मुगलों से संघर्ष 1657 में, सूरत की पहली लूट 1664 में, सूरत की दूसरी लूट 1667 में, राजा जय सिंह से पराजित 1665 में, औरंगजेब की अधीनता 1667 में, कर्नाटक विजय 1676 में, रायगढ़ में राज्याभिषेक 1674 में, पन्हाला विजय 1672 में, अफजल खां का वध 1659 में और मृत्यु 1680 में। तो इनके महत्वपूर्ण विजय तिथियां हैं। इनकी मृत्यु, किलों पर विजय, लूट सभी इम्पोर्टेंट हैं, तो इनके आप जो सन हैं वो याद कर लीजिएगा। आगे अब हम देखते हैं शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन कौन से हुए। उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी कौन हुए। संभाजी 1680 से 1689। तो शिवाजी की मृत्यु के बाद उनका बड़ा बेटा संभाजी मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। संभाजी ने हमीरराव मोहितो को अपना सेनापति बनाया। 1689 में औरंगजेब द्वारा संभाजी की हत्या कर दी गई। उसके बाद राजाराम बने 1700 तक। संभाजी की मृत्यु के बाद उसके सौतेले भाई राजाराम अगला उत्तराधिकारी बना। ठीक है, रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, राजाराम ने मराठा सरदारों को जागीरें दी और मराठा परिसंघ का उदय हुआ। जब इन्होंने मराठा राजगीरों को, जो सरदार थे, उनको जागीरें दी, जैसे वेतन दी जाते थे, नगद वेतन दी जाते थे या जागीरें भूमि दी जाती थी, तो इन्होंने जो मराठा सरदार थे मेन, उनको जागीरें देने का फैसला किया वेतन के रूप में, और इस प्रकार मराठा परिसंघ का भी उदय हुआ। अब आगे इनके बाद देखिए कैसे कैसे क्या हुआ। राजाराम यही सेम 1689 से 1700 तक। तो राजाराम द्वारा 2 नए पद सृजित किए गए। जो हमने शिवाजी के अष्टप्रधान देखे थे, अष्टप्रधान, तो उसमें से 2 नए और पद इन्होंने बढ़ाए थे, जिसका नाम था पंत प्रतिनिधि और हुकूमत पनहा। तो 2 नए पद और जुड़ गए। ठीक है, तो इस प्रकार टोटल इसमें 10 सदस्य हो गए। इस तरह अष्टप्रधान में कुल 10 मंत्री हो गए। तो ये राजा राम के द्वारा बढ़ाए गए थे, ये जरूरी है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। राजा राम ने अपनी पहली राजधानी जिज्जी तथा दूसरी राजधानी सतारा को बनाया, लेकिन वो जब शिवाजी का शासनकाल था तो उनके समय जो राजधानी थी वो रायगढ़ थी और जिज्जी थी। इन्होंने सतारा को बनाया। 1698 तक जिज्जी मराठों की राजधानी रही। राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 को मारे गए। अब हम देखते हैं आगे शिवाजी तृतीय। तो राजा राम की मृत्यु के बाद उसका अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी तृतीय शासक बना। आपको बता दें, जो शिवाजी राजा राम था वो शिवाजी ने 2 शादियां की थी, तो उनका एक बेटा राजा राम हुआ और दूसरा संभाजी हुआ था। तो इनके जो दूसरी शादी हुई वो उनसे उत्पन्न बेटा था, वो उनका पौत्र शिवाजी का पौत्र शिवाजी तृतीय शासक बना था। राजा राम की पत्नी ताराबाई सक्षण के रूप में शासन करने लगी, क्योंकि वह अल्पवयस्क था। इसलिए औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में ही था। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो जो मराठा साम्राज्य था वो ताराबाई के हाथों में ही था। शिवाजी द्वितीय 1707 से 49 में ये संभाजी के पुत्र थे तथा वास्तविक उत्तराधिकारी थे। संभाजी थे वो छत्रपति शिवाजी का जो पहला विवाह हुआ था उनसे उत्पन्न पुत्र थे, तो ये वास्तविक उत्तराधिकारी थे। 1689 में औरंगजेब ने साहू, ठीक है, और उसकी माँ यानी शिवाजी द्वितीय, उन्हीं को साहू बोला गया है, उसकी माँ येसुबाई को कैद कर लिया था, जिस कारण ये अपना उत्तराधिकारी के रूप में वे शासन नहीं कर पाए थे,
क्योंकि औरंगजेब की कैद में थे। इस कारण ये शासक बना था अल्पवयस्क पुत्र राजा राम का, ठीक है, ना कि संभाजी के पुत्र शासक बने थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र बहादुर शाह ने शाहू को 1707 में कैद से मुक्त कर दिया था, जिस कारण जो शिवाजी द्वितीय थे वो बाद में शासक बने थे, जो कि संभाजी के पुत्र थे। और शिवाजी के क्या हुए, और ये शिवाजी के पुत्र हुए, यानी पोते हुए, ठीक है। और शिवाजी तृतीय ये भी शिवाजी के पुत्र थे, यानी पोते थे, लेकिन इनके जो पिता का नाम था वो राजा राम था, और इनके जो पिता का नाम था वो संभाजी था। फैमिली ट्री के हिसाब से भी आप इसको समझ सकते हैं। देखिए कैसे, कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं करना है। शिवाजी ने जब शादी की तो 2 पत्नियां थीं, एक से उत्पन्न पुत्र हुआ संभाजी, एक से उत्पन्न पुत्र हुए राजा राम, ठीक है। तो ये राजा राम से जो उत्पन्न पुत्र हुआ वो शिवाजी तृतीय था, और संभाजी से जो उत्पन्न पुत्र हुए वो शिवाजी द्वितीय हुए, ठीक है। इस प्रकार आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अब देखते हैं आगे, खेड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ। तो ये राजा राम की पत्नी ताराबाई, जो कि शिवाजी तृतीय, उनको उत्तराधिकारी बना दिया गया था, क्योंकि जो शिवाजी द्वितीय थे ये औरंगजेब की कैद में थे। जब वो आज़ाद होके आए, बहादुर शाह ने जब उन्हें आज़ाद किया, तो खेड़ा का युद्ध हुआ कि असली उत्तराधिकारी कौन बनेगा, जिसमें जो शिवाजी द्वितीय हैं वो जीते, जिस पे क्रॉस लगा है, यानी वो पराजित हुए। 1707 में चाची ताराबाई जी के मध्य सत्ता के संघर्ष में खेड़ा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में शिवाजी द्वितीय की विजय हुई, और शिवाजी द्वितीय 1708 में सतारा में इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया। खेड़ा के युद्ध के पश्चात जो मराठा था साम्राज्य था वो 2 भागों में बट गया था। तो कौन कौन से भाग थे वो देखते हैं। खेड़ा का युद्ध के बाद मराठा साम्राज्य 2 भागों में बटा। एक था ताराबाई, ठीक है, ताराबाई जो था उनको मिला कोल्हापुर का क्षेत्र, और जो दूसरा था शाहू, ठीक है, यानी शिवाजी द्वितीय, तो उनको मिला सतारा का क्षेत्र, जहाँ पे इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था। 1713 में वरना की संधि के द्वारा सतारा और कोल्हा के बीच में जो शत्रुता थी वो समाप्त हो गई। तो 1713 वरना की संधि कब हुई, 1713, इस प्रकार ये इंपॉर्टेंट है। राजा राम द्वितीय 1749 से 1777, शाहू जो था यानी जो शिवाजी द्वितीय था वो निसंतान था। उसने उत्तराधिकारी के रूप में ताराबाई के पुत्र राजा राम द्वितीय को नियुक्त किया, और संगोला की संधि हुई राजा राम द्वितीय और बालाजी बाजीराव के बीच में। संगोला की संधि किसके बीच में ये इंपॉर्टेंट है, किसके बीच में हुई, राजा राम द्वितीय और बालाजी बाजीराव के बीच में। संधि के जो अध्यक्ष थे वो थे रघु जी भोसले, ये इसके अध्यक्ष थे। संधि एक्चुअल में थी क्या, संगोला की संधि के बाद ऐसा हुआ, जो मराठा थे एक्चुअल में, जो मराठा साम्राज्य चल रहा था वो सिर्फ नाम मात्र के शासक रह गए थे। जैसे कि राजा राम द्वितीय ये नाम मात्र के शासन रह चुके थे, जो शासन की वास्तविक शक्ति थी वो बाजीराव के हाथ में आ गई थी, बालाजी बाजीराव के हाथ में। ये थी संगोला की संधि। अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं, वो हैं रघुजी भोसले, संगोला की संधि के अध्यक्ष थे। तो इसके अन्य उत्तराधिकारी और देख लेते हैं। राजा राम द्वितीय के बाद शाहू द्वितीय अगला उत्तराधिकारी हुआ। उसके बाद प्रताप सिंह शाहू द्वितीय का उत्तराधिकारी हुआ, ठीक है। शाहू द्वितीय के बाद प्रताप सिंह हुआ उत्तराधिकारी, ये सन है, आप गौर करते जाइए। प्रताप सिंह के बाद अप्पा साहिब 1839 से 48 तक उत्तराधिकारी हुए। अप्पा साहिब की मृत्यु के बाद क्या हुआ, सतारा को हड़प नीति के द्वारा डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया। हड़प नीति कुछ इस प्रकार की नीतियाँ थी जिसमें कि किसी का संतान नहीं था या और कुछ भी बहाना करके जो अंग्रेज़ थे उसे अपने साम्राज्य में मिला लेते थे। तो लॉर्ड डलहौजी के अनुसार, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने सतारा को हड़प नीति के द्वारा अपने शासन में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था, और जो था मराठा साम्राज्य का इस प्रकार अंत हो गया। तो यह था मराठा साम्राज्य के बारे में। अब हम जो देखने जा रहे हैं वो है मराठा की प्रशासनिक राज व्यवस्था। वो देखिए, मराठा प्रशासनिक व्यवस्था, साम्राज्य विस्तार। देखिए, शिवाजी की पूर्वी सीमा उत्तर में बागलाना को छूती थी, और फिर दक्षिण की ओर नासिक और पुणे जिलों के बीच से होती हुई अनिश्चित सीमा रेखा के साथ समस्त सतारा और कोल्हापुर जिले के अधिकांश भाग को समेटती थी। ये इनका था साम्राज्य
विस्तार। प्रांत दो प्रकार के थे जो इनका साम्राज्य था, स्वराज प्रांत और मुगतई प्रांत। ये प्रांत प्रत्यक्ष रूप से शिवाजी के नियंत्रण में था। स्वराज प्रांत जो था वो शिवाजी के नियंत्रण में आता था। इसमें मराठवाड़ा, कोंकण, कर्नाटक का एक बड़ा भाग शामिल था जहाँ इन्होंने अपना शासन किया था। मुगतई प्रांत क्या था? इन प्रांतों से चौथा वसूल या एक प्रकार का कर वसूल किया जाता था। ये वो क्षेत्र से जहाँ पे इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो शिवाजी के अंतर्गत में नहीं थी, ठीक है। बस वहाँ से कुछ प्रकार के टैक्स वसूले जाते थे। तो इस प्रकार जो प्रांत थे वो दो भागों में बटे हुए थे। आगे देखिए, शिवाजी के समय राज्य निम्न भागों में विभाजित था। वो देखिए किस प्रकार भाग विभाजित था। उत्तरी प्रांत तो पेशवा मोरो तिरंबक पिघले, ये इनके अंतर्गत था। दक्षिणी पश्चिमी प्रांत पेशवा अन्नाजी दत्तो, दक्षिणी पूर्वी प्रांत पेशवा दत्तोजी पंत और दक्षिणी प्रांत रघुनाथ पंत हनुमंते। तो इस प्रकार ये इनके प्रमुख थे, ठीक है। इस प्रकार जो शिवाजी का साम्राज्य विस्तार था, मराठा साम्राज्य विस्तार, अलग अलग क्षेत्र में ये प्रमुख थे। प्रांत जो था वो पुनः परगना में विभाजित हो गया था। प्रांत का जो सूबेदार था, प्रमुख था, उसे सूबेदार कहते थे। परगना का जो प्रमुख था उसे मामलातार कहते थे, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, ये साम्राज्य विस्तार के बाद और किस चीज़ का विस्तार हुआ। शिवाजी के समय जो साम्राज्य का विस्तार हुआ उसमें गांव किस प्रकार से बटे ये भी सब देखिए। परगना के अंतर्गत क्या हुआ, तरफ और मौजे आते थे। मौज में गांव आते थे जिसमें पाटल की नियुक्ति होती थी, यानी पाटल प्रमुख होता था। ग्राम प्रशासन देखिए कैसा चलता था। ग्राम प्रशासन का जो मुख्य अधिकारी पटेल होता था, जो न्यायिक और प्रशासनिक कार्य देखता था। पटेल के नीचे कुलकर्णी होता था जो गांव की भूमि का लेखा रखता था, ठीक है। तो इस प्रकार ग्राम प्रशासन चलता था। पटेल के नीचे कुलकर्णी हुआ करते थे। मराठा साम्राज्य का सैन्य विभाग देखिए। सेना को मराठी में पाई कहा जाता था। जो सेना थी उसे मराठी में पाई कहा जाता था। शिवाजी की सेना 3 भागों में विभाजित थी। पागा सेना, नियमित घुड़सवार सैनिक होते थे इसमें, ठीक है। सिलहदार सेना, अस्थायी घुड़सवार सैनिक होते थे, ठीक है। जब अस्थायी घुड़सवार सैनिक में ऐसा होता था, कुछ घुड़सवार ऐसे होते थे जब पता लगता था कि हमें सैनिक ज़्यादा तादाद में ज़रूरत है तो उन घुड़सवार सैनिकों को बढ़ाया जाता था। एक तो अस्थायी रूप से होते ही थे, लेकिन बाद में हमें पता कि हमें एक्स्ट्रा और सैनिक चाहिए तो उनको कुछ ट्रेनिंग दी जाती थी। ज़्यादा युद्ध के समय उन घुड़सवार सैनिकों को लिया जाता था जिसे सिलहदार कहते थे। उसके बाद होता था पैदल सेना। सरे सोबत किसे कहते थे? समस्त अश्वसेना और पैदल सेना का जो प्रधान होता था, ठीक है। यानी घोड़े की सेना का और पैदल सेना का संयुक्त प्रधान को सर नौबत कहा जाता था। घुड़सवार सेना की सबसे जो छोटी इकाई थी उसमें 25 जवान होते थे, सबसे छोटी इकाई, जिसके ऊपर हवलदार होता था। यानी 25 जवान के ऊपर एक हवलदार होता था, प्रमुख होता था। 5 हवलदारों का एक जुमला होता था, ठीक है। यानी इसमें 5 हवलदार कितने आगे, 125 पंजा 125 हवलदारों का एक जुमला होता था जिसे जुमलादार कहते थे। शिवाजी ने मुसलमानों को भी अपनी सेना में भर्ती किया था। तो इस प्रकार इनका सैन्य विभाग था। अब हम आगे देखते हैं मराठा साम्राज्य की नौसेना। शिवाजी के अधीन नौसेना का भी विकास हुआ क्योंकि कोंकण क्षेत्र पर नियंत्रण रखने के लिए एक मजबूत नौसेना की आवश्यकता थी। नौसेना का जो प्रमुख है उसे सरखेल कहा जाता था। छत्रपति शिवाजी को भारतीय नौसेना का जनक भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग जिले में स्थित विजयदुर्ग मुंबई से 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। विजयदुर्ग, इसे विक्टर फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। विक्टर फोर्ट का जो निर्माण था वो छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा ही किया गया था। ये इनकी नौसेना थी। आगे मराठा साम्राज्य का राजस्व व्यवस्था, ये कैसा था? राजस्व व्यवस्था जो थी, राजस्व निर्धारण करने के लिए शिवाजी ने राज्य को 16 प्रांतों में बांटा हुआ था, जिसमें कि राजस्व यानी जो पैसा रेवेन्यू जो हमारा आ रहा है वो अच्छे तरीके से आ सके, इसलिए राज्य को 16 प्रांत में बांटा गया था। प्रांत को तरफ और मौजे में बांटा गया था। तरफ का प्रधान जो होता था उसे कारकुन कहा जाता था। भूमि की नाप की जो इकाई वो इम्पोर्टेंट है, वो काठी थी, भूमि के नाप की इकाई।
कृषकों को नियमित रूप से बीज और पशु खरीदने के लिए लोन दिया जाता था, जिसे 2 या 4 वार्षिक किस्तों में वसूल कर किया जाता था। भूमि कर तथा व्यापारिक कर शिवाजी की आय के साधन थे। तो जो फसल था वो भी 1/3 लिया जाता था। फसल के रूप में जो कर था वो 1/3 उपज के रूप में देना होता था, जो हमने शुरू से करते आए हैं। मुगलों के उससे पहले भी जो हमने कवर किए हैं 1/3 लेते थे। तो इस प्रकार इनमें भी यही था। तो भूमि कर तथा व्यावसायिक कर जो था शिवाजी के आय का रेवेन्यू का प्रमुख साधन था। तो ये थी इनकी प्रशासनिक राज्य व्यवस्था, इनके उत्तराधिकारी और छत्रपति शिवाजी के बारे में उनकी सैन्य अभियान। वीडियो कैसी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट